हाय फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के पेपर 2 एजुकेशन में यूनिट 7B में हम लोग असेसमेंट को समझेंगे कि असेसमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द असेसमेंट एंड द नेचर ऑफ द असेसमेंट. सो आई कैन से टू असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन. असेसमेंट जो है वो इवैल्यूएशन का एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि इवैल्यूएशन को हम हिंदी में मूल्यांकन कहेंगे और असेसमेंट को आकलन कर सकते हैं, क्योंकि असेसमेंट जो है वो मूल्यांकन का एक छोटा सा पार्ट है. अगर मूल्यांकन के अंतर्गत अगर हम किसी भी स्टूडेंट का एजुकेशनल, उसका प्रतिक्रिया, उसके व्यवहार, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी सभी चीज़ों का अगर हम अध्ययन करते हैं मूल्यांकन के अंतर्गत, तो वहाँ असेसमेंट के अंतर्गत किसी एक दृष्टिकोण, किसी एक व्यू का हम आकलन करते हैं. वह कोई एक व्यू जो है वो उसका या तो एजुकेशनल हो सकता है, या व्यवहारिक हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है. तो इन सारी चीज़ों को हम स्पष्ट रूप से हमारे यूनिट में, हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है वो असेसमेंट दिया हुआ है. इसलिए हम अगर मूल्यांकन भी बोल रहे होंगे इसके अंतर्गत, तो उसे आप असेसमेंट या आकलन ही समझिएगा. और अगर सपोज दैट इवैल्यूएशन भी बोलते हो तो वो असेसमेंट के व्यू में ही होगा हमारे इस यूनिट में. तो इस यूनिट में हम देखेंगे कि मूल्यांकन का अर्थ क्या है, अर्थात असेसमेंट का मीनिंग क्या है, असेसमेंट की प्रकृति क्या है और असेसमेंट का दृष्टिकोण क्या है. आप ऐसे ही समझ लीजिए, अगर मूल्यांकन का दृष्टिकोण या मूल्यांकन का दृष्टिकोण, अगर मूल्यांकन का आपको पर्सपेक्टिव दिखाई देता है कि एक अच्छा रणनीति की जांच करना, किसी का भी टेस्ट करना और अच्छे विकासवादी नीति या कोई अच्छी नीति की पहचान करना, कोई अच्छा मॉडल अभिकल्प तैयार करना, ये अगर मूल्यांकन का दृष्टिकोण दिखाई देता है, पर्सपेक्टिव दिखाई देता है, तो ये कहीं ना कहीं आकलन का भी है. क्योंकि आकलन में भी हम क्या करते हैं कि एक ऐसी दृष्टिकोण अपनाते हैं, एक ऐसी नीति अपनाते हैं जो कहीं ना कहीं से हमें अच्छा करने की कोशिश करता है. एग्जाम्पल लिख देना चाहते हैं कि जैसे अगर किसी बच्चा को हम कुछ सिखाते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे को हम कुछ सिखाते हैं, तो वह कितना सीखा है इसको हम जो काउंट करेंगे, मापेंगे, ये इसका आकलन होगा. परंतु कैसा सीखा है, अच्छा सीखा है या नहीं, जिस रूप में हम सिखाना चाहते हैं उस रूप में सीखा है कि नहीं, ये इवैल्यूएशन होगा. तो इसका दृष्टिकोण, दोनों का उद्देश्य क्या है, दोनों का दृष्टिकोण क्या है, दोनों का दृष्टिकोण है कि उसकी सीख या समझ अच्छी हुई या नहीं हुई. तो ये जो असेसमेंट है, इसका दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव होता है हमेशा अच्छा होना, अच्छा हुआ या नहीं, हमारा जो एम था, हमारा जो उद्देश्य था, उसके दृष्टिकोण से अच्छा हुआ या नहीं. तो ये है हमारा मूल्यांकन का दृष्टिकोण. अब मूल्यांकन के अर्थ को समझिए. ये भी हम कुछ शब्दों में समझ ही गए कि असेसमेंट जो है वो मूल्यांकन का एक छोटा पार्ट है. अगर असेसमेंट बोलते हैं तो ये एक प्रकार का आकलन होता है जो किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत होता है, जबकि मूल्यांकन जो होता है वो विस्तृत रूप में होता है. और किसी व्यक्ति या बच्चे या किसी का भी जब हम मूल्यांकन करते हैं तो वहाँ व्यवहारवादी, व्यक्तिगत ज्ञान इत्यादि सभी चीजों का आकलन होता है, तो वो मूल्यांकन होता है. अर्थात आकलन जो है मूल्यांकन का एक पार्ट है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द असेसमेंट. अब नेचर की बात करते हैं कि इसकी नेचर कैसी है. जहां तक इसकी नेचर की बात है तो यह भी मूल्यांकन की तरह लगातार, यानी सतत प्रक्रिया वाली है, गतिशील है, लगातार है. अर्थात किसी का भी असेसमेंट भी जब हम करेंगे तो वो लगातार जब हम वॉच करेंगे, लगातार जब उस पर हम दृष्टि रखेंगे तो ही उसका असेसमेंट हो सकता है. तो दैट इज द मीनिंग एंड नेचर एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द असेसमेंट. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अधिगम के लिए मूल्यांकन एवं अधिगम का मूल्यांकन. ये क्या है, इसको आप ठीक से समझिए. अधिगम मीन्स लर्निंग, मतलब सीखना. तो सीखने के लिए मूल्यांकन, जब हम सीखेंगे तो उसके लिए मूल्यांकन. और अधिगम मीन्स लर्निंग, तो सीखने का मूल्यांकन. ये दोनों असेसमेंट हम लोग को करना होता है. एज ए स्टूडेंट अगर आप किसी शिक्षक के पास पढ़ने जाते हैं तो आप यह देखते हैं कि शिक्षक को पढ़ाने की एबिलिटी है कि नहीं, शिक्षक इस सिलेबस को अच्छा से पढ़ा रहे हैं कि नहीं. जैसे कि आप अगर हमको वॉच कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि हम इसको वॉच कर रहे हैं, इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, तो क्या रियल में यह चैनल पे जो प्रेजेंट होता है जो क्लास, क्या रियल में यूजीसी नेट या जेआरएफ के क्रैक करने के लिए है या नहीं. तो आपने कहीं ना कहीं से हमारा असेसमेंट किया था. तो मेरी एबिलिटी का जब आप असेसमेंट कर रहे होंगे, आई मीन जब स्टूडेंट किसी शिक्षक की एबिलिटी का असेसमेंट कर रहा होगा तो वह अधिगम के लिए मूल्यांकन कर रहा होगा, क्योंकि वो सीखना चाहता है उस व्यक्ति से जो बहुत अच्छा है. तो जिस व्यक्ति से आप सीखना चाहते हैं, जिससे आप सीखना चाहते हैं, उसका जब आप मूल्यांकन कर रहे होते हैं कि वो हमें अच्छी नीति तभी दे सकता है जब उसके पास अच्छी नीति हो, अच्छी नॉलेज हो,
तो जब आप सीखने के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं तो यह हुआ अधिगम के लिए मूल्यांकन, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। एंड नेक्स्ट है हमारा अधिगम का मूल्यांकन। अब आपने सीख लिया, सपोज दैट आपने उसी टीचर से सीख लिया, आई मीन हमसे सीख लिया कि ये यूजीसी नेट में ये सब, जेआरएफ में ये सब पूछा जाता है, क्लियर। अब हम आपका अगर किसी तरह से ओरल टेस्ट या रिटन टेस्ट या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट या ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रायोजित करते हैं, लेते हैं, उसका जो रिजल्ट होगा वह कहीं ना कहीं से ये टेस्ट लेने की प्रक्रिया जो है आपके सीखने का मूल्यांकन हुआ। अर्थात जब आप किसी से सीखना चाहते हैं और उसका जब इवैल्यूएशन करिएगा, असेसमेंट कीजिएगा, वो अधिगम के लिए मूल्यांकन होगा। और सीखने के उपरांत जो आप मूल्यांकन कीजिएगा, असेसमेंट कीजिएगा, वो अधिगम का मूल्यांकन होगा। ये भी पॉइंट हार्डली आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मूल्यांकन के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ द असेसमेंट। मूल्यांकन के प्रकार की जब बात की जाएगी तो बहुत सारे मूल्यांकन हैं और मूल्यांकन के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, परंतु हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको एक प्लेसमेंट के रूप मूल्यांकन और एक फॉर्मेटिव मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक मूल्यांकन और समेटिव मूल्यांकन। अर्थात जब हम पद के स्थापना के रूप में अगर हम किसी का मूल्यांकन करते हैं, या कोई रचना के रूप में कोई मूल्यांकन करते हैं, या कोई निदान किसी समस्या के समाधान के लिए मूल्यांकन करते हैं, या सारी चीजों को सम्मिलित करने के लिए जब हम मूल्यांकन करते हैं, तो ये सारे मूल्यांकन जो हैं ये कहीं ना कहीं से मूल्यांकन के सभी प्रकार हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं, एज ए एग्जाम्पल आपको पद स्थापना और या प्लेसमेंट के मूल्यांकन की बात करते हैं। तो मूल्यांकन के प्रकार में एक प्लेसमेंट है, तो इसकी बात हम करते हैं। जैसे आप किसी पद, अभी हमने कहा कि एक शिक्षक का मूल्यांकन करिएगा, अगर वो आपको बेहतर लगेगा तो फिर आप उसके पास पढ़ने जाइएगा, तो आप उसके अधिगम के लिए मूल्यांकन किए हैं। तो यह मूल्यांकन आप उसके पद के लिए, किसी भी पद का, आप जब किसी भी पद का या किसी पद स्थापना के लिए, जैसे कोई भी पद है, एक मैनेजर का एक पद आप बनाइएगा, उसका असेसमेंट कीजिएगा कि इसका वर्क क्या होगा, इसकी एटीट्यूड क्या होगी, इसकी क्रिएटिविटी क्या होगी, इसका नेचर क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा। तो यह जो आप पद जनरेट कर रहे हैं उसके लिए आप इवैल्यूएशन कीजिएगा, आई मीन असेसमेंट कीजिएगा। तो वह असेसमेंट हो, या कोई आप रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कोई नया रचना कर रहे हैं, नई क्रिएटिविटी है आप में, नया कुछ करने की प्लान बना रहे हैं, तो इसके लिए भी आप कोई असेसमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट है कि डायग्नोस्टिक, कोई समस्या है आपके सामने, हमारे समाज में, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, इन्हीं समस्याओं में से किसी समस्या को लेकर अगर हम उसका निदान खोजने जा रहे हैं तो वह भी एक प्रकार का असेसमेंट होगा। वहाँ भी हम एक प्रकार का आकलन कर रहे होते हैं कि अगर हमारी समस्या का किसी भी क्रियानीति से, किसी भी मॉडल से, किसी भी अभिकल्प से अगर समाधान हुआ है तो आखिर कितना, कैसा, तो यह भी एक प्रकार का असेसमेंट है। नेक्स्ट है सबमेटिव, अर्थात योगात्मक असेसमेंट जो है, या सम्मिलित रूप से देखा जाए तो बहुत सारे विकल्पों के संयुक्त रूप से आकलन को योगात्मक असेसमेंट कह सकते हैं। पर स्थापना के दृष्टिकोण से हमने कहा कि अगर मान लीजिए कि एक शिक्षक है, उसके पद के बारे में आप असेसमेंट करना चाहते हैं कि उसका पद कैसा है, वो कैसे है, किस तरह से वो एलिजिबल है, फिर उसके बेस पे आप उसका असेसमेंट करने के बाद ही आप वहाँ एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। अर्थात उदाहरण के प्रस्तुत में हम यही कह सकते हैं कि कोई पद का जब आप मूल्यांकन करते हैं तो शिक्षक का उद्देश्य देखते हैं, शिक्षक की कार्य प्रणाली देखते हैं, शिक्षक का स्रोत देखते हैं, किस तकनीक का वो उपयोग किया यह देखते हैं, किस तरह से हमें पढ़ा रहे हैं यह देखते हैं। तो इन सारी पदों का आकलन करने के बाद ही आप वहाँ जाइएगा पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीजें क्या है, अधिगम के लिए मूल्यांकन है, और यह मूल्यांकन का एक प्रकार हो गया। इसलिए सबसे पहले अब अगर इन सभी चीजों को एक साथ याद रखना है तो आप इस पॉइंट को देखिए जो कि स्टेप्स ऑफ द असेसमेंट, क्योंकि असेसमेंट के जो भी स्टेप हैं ये सारे असेसमेंट में यही स्टेप अपनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे असेसमेंट के स्टेप एक ही हो सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर हम रचना कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वेरिएबल होगा, कुछ चेंज होगा, बट बेसिकली देखा जाए तो यही होगा। सो स्टेप्स ऑफ द असेसमेंट है, एट फर्स्ट कभी भी आपको एम की प्राप्ति करना है। जैसे आप किसी पद का निर्माण करना चाहते हैं या किसी पद का असेसमेंट करना चाहते हैं, या तो आप निर्माण करना चाहते हैं या तो उस पद का असेसमेंट करना चाहते हैं, तब भी आपके पास एक ऑब्जेक्टिव चाहिए कि किस एम के अकॉर्डिंग हम इस पद का निर्माण कर रहे हैं या किस एम के अकॉर्डिंग इस पद को हम स्थापित कर रहे हैं। दूसरा एक प्लानिंग चाहिए, आपके पास एक प्लान चाहिए कि किस प्लानिंग के अनुरूप हमें यह काम करना होगा, किस किस रूप में करना होगा।
फिर उसके बाद आपके पास कुछ डाटा चाहिए कि कुछ डाटा आप संग्रह कीजिएगा कि जैसे कि आपको एक मैनेजर बनाना है, पद की स्थापना के लिए एक असेसमेंट कर रहे हैं, तो एक मैनेजर के निर्माण के लिए आप कौन कौन डाटा लीजिएगा, कैसे मैनेजिंग किया जाता है किसी कंपनी का, किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का, एक मैनेजमेंट अगर किन्हीं के हाथ में हमें सौंपना है तो वो हमें कैसे देंगे, इसके लिए कौन कौन से डाटा आपको एलिजिबल ढूंढना पड़ेगा, तो डाटा भी चाहिए। फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए, जो भी आपने किया है, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव चुना है, जो भी आपने प्लानिंग किया है, या जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, इन सारी चीजों को आप एक्सप्लेन कीजिएगा कभी भी किसी डायरी में, किसी नोट में, या किसी के सामने। जब एक्सप्लेनेशन होगा फिर कंप्लीटली उसे आप अप्लाइड कीजिएगा, उस थ्योरी को आप जब अप्लाइड कीजिएगा तो अप्लाइड होने के बाद वो आपको पता चलेगा कि हमने जो असेसमेंट का एक स्टेप्स अपनाया था वो असेसमेंट राइट है या रॉन्ग है। और यह जब अप्लाइड करेगा तो फिर आप इसका इवैल्यूएशन भी कर लीजिएगा राइट या रॉन्ग के रूप में। तो इस तरह से ये सारी चीजें, ये सारे स्टेप्स जब आपको कंप्लीटली आप किसी भी असेसमेंट में लगा देते हैं तो वह असेसमेंट एक अच्छा असेसमेंट हो जाएगा, चाहे वो असेसमेंट प्लेसमेंट का हो या फॉर्मेटिव का हो या डायग्नोस्टिक का हो या समेटिव का हो। किसी भी प्रकार के असेसमेंट में आप ये स्टेप्स लगाते हैं तो आपका असेसमेंट अच्छा हो जाता है। सो ओवरऑल अगर ये स्टेप्स हमें याद रहा तो हम किसी भी असेसमेंट को समझ सकते हैं और उसके उद्देश्य के अनुसार, उसके नामकरण के अनुसार हम उसे समझ। जैसे अब निदानात्मक असेसमेंट, मान लीजिए कि अगर हमारे समाज की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत ही विकराल रूप ले ली है तो उसका हम निदान करेंगे। तो सबसे पहले समस्या का समाप्त करने का हमारे पास एम हुआ, फिर समस्या को किन किन फेज में जाके कहाँ जाके खत्म करना है, क्या प्लानिंग बनाना है वो करना होगा। फिर आप उस समस्या के अकॉर्डिंग डाटा लीजिएगा, फिर उसको एक्सप्लेन कीजिएगा, फिर अप्लाइड करिएगा। अप्लाइड होने के बाद ये समस्या कहाँ तक खत्म हुआ इसके लिए आप इवैल्यूएशन कीजिएगा। इस तरह से हम इसका भी असेसमेंट कर सकते हैं। तो दैट इज द बेसिक स्टेप्स ऑफ द ऑल असेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स एंड द आउटकम्स, अर्थात उद्देश्य और परिणाम के बीच में संबंध। ये क्या होता है? आप कभी भी किसी भी असेसमेंट की जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि उसका एम क्या है। तो कभी भी कोई भी प्रकार का असेसमेंट, आप किसी स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अभी आप जैसे यूजीसी नेट की तैयारी, आपका उद्देश्य क्या है? आपको पढ़ने का, आज इस व्यू चैनल को देखने का आपका उद्देश्य क्या है कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन, यूजीसी नेट क्वालिफाइंग, जेआरएफ क्वालिफाइंग। तो आपके पास एक एम है, एक ऑब्जेक्टिव्स है। तो एट फर्स्ट यह हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है। नेक्स्ट आउटकम की बात करते हैं तो अब ये रिजल्ट बताएगी, जो रिजल्ट के परिणाम बताएंगे कि आप क्वालिफाई हुए या नहीं हुए। आपके उद्देश्य से लेकर आपके परिणाम तक की जितनी भी गतिविधि होगी वो सारे रिलेशनशिप होगा, और ये सारे रिलेशनशिप का भी हम असेसमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप जब भी ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं, एम लिए हैं, तो एक सही प्लानिंग से आप पढ़ रहे हैं या नहीं, आप कुछ डाटा या कॉन्टेक्स्ट या विषय सूची का अध्ययन कर रहे हैं नहीं, आप उसको एक्सप्लेनेशन रूप से समझ रहे हैं या नहीं, आपने उसे अपने लाइफ में अप्लाइड किया या नहीं किया, और फिर लास्टली अगर आपने ऐसा किया है तो आपका इवैल्यूएशन और आपका परिणाम अच्छा होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपका परिणाम अच्छा नहीं होगा। सो आई कैन से टू ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स मेनी काइंड्स ऑफ द रिलेशन बिटवीन दिस। इन सभी के बीच में बहुत ज्यादा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि उद्देश्य और परिणाम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उद्देश्य के आधार पर ही परिणाम होता है। उद्देश्य के प्रति जितनी क्रिएटिविटी होती है, जितनी सक्रियता होती है, उतना ही परिणाम अपने बस में होता है। और जिस उद्देश्य के प्रति सक्रियता नहीं दिखती है, जिस प्लान में, जिस एक्सप्लेनेशन में, जिस डाटा में, जिस एम में कोई सक्रियता नहीं है, उसका परिणाम में भी कोई सक्रियता आने की गुंजाइश नहीं है। अतः यह उद्देश्य और परिणाम आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। उद्देश्य के शुरुआती दौर है तो परिणाम उसका सबसे लास्टली दौर होता है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द असेसमेंट। असेसमेंट के एरिया की जब हम बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से कॉग्निटिव असेसमेंट के रूप में, अफेक्टिव असेसमेंट और साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ द लर्निंग असेसमेंट के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। ये सारी बातें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं बताना चाह रहे और किसी भी चीज को आपको रटने के लिए नहीं कर रहे। हर चीज को आप समझ सकते हैं, और अगर आप समझ विकसित कर ले तो एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा मार्किंग कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर रट के जाते हैं तो यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है आप देखते होंगे, आप सभी दिए हैं या देंगे, तो इसमें आप देखिएगा कि एक जटिल प्रश्न, एक समझ पर, कोई भी जटिल से जटिल प्रश्न एक सिर्फ समझ पर आधारित होती है। तो जितना ज्यादा आप समझ विकसित कीजिएगा, आपको पूर्व अभी 7A में हमने एक बताया था, एक था स्मृति लेवल का,
और एक था बौद्धिक बौद्धिक लेवल का। तो बौद्ध स्तर की जो समझ होती है ना, बहुत ही यूजफुल होता है। अगर पहले तो हमने देखा कि उसमें 7A की बात कर रहे हैं, उसमें देखा था यूनिट 7A में कि पहले स्मृति कर लिया जाता था, फिर बोध किया जाता था, और फिर चिंतन किया जाता, फिर रिफ्लेक्टिव था। बट अगर आज के दौर में हमारे तरफ से अगर सोचा जाए, अगर बौद्ध को सबसे पहले किया जाए, अंडरस्टैंडिंग पावर सबसे ज़्यादा लाया जाए, तो फिर उसे याद करने की भी जरूरत नहीं होगी और उस पर चिंतन करने की जरूरत भी नहीं होगी, बल्कि समझ के साथ ही चिंतन भी विकसित होता जाएगा। खैर, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो भी है हमारा, जो असेसमेंट के एरिया का है, तो इसके एरिया जो है कहीं ना कहीं ज्ञान से संबंधित है, यह प्रभाव से संबंधित है, और यह क्रिया से संबंधित है। क्रियात्मक असेसमेंट का क्षेत्र कहला सकता है। तो ये जो क्षेत्र है, ये ज्ञान के क्षेत्र, ये प्रभाव के क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र, इन क्षेत्रों के विकास इन लोगों के द्वारा किया गया है। तो आप इन्हें भी याद रखिएगा कि कॉग्निटिव असेसमेंट जो है वो एंडरसन एंड कॉर्थोल्स के द्वारा दिया गया है। फिर अफेक्टिव असेसमेंट जो है वो कॉर्थोल के द्वारा ही दिया गया है। और फिर साइकोमोटर डोमेन्स जो है, ये लर्निंग असेसमेंट, ये RH देवे के द्वारा दिया गया है। ये याद रखना होगा क्योंकि हो सकता है यही डायरेक्ट वे में पूछ दें। और जहाँ तक इसके असेसमेंट की बात है, तो कॉग्निटिव असेसमेंट नाम से ही लगता है कि ज्ञानात्मक आकलन। तो आप किसी का ज्ञान का आकलन कैसे कीजिएगा? आप सोच के देखिए, आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को अभी मत देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ यह देखिए कि ज्ञान का आपको आकलन करना है तो कैसे कीजिएगा। सोच के देखिए, किसी का भी आपका, मान लीजिए आप मेरे ज्ञान का आकलन कभी तो किए होंगे, एट फर्स्ट अगर मेरा वॉच कर रहे होंगे तो आप कहीं ना कहीं आप मेरे ज्ञान का आकलन जरूर सोच रहे होंगे। तो किस बेस पे सोच रहे हैं? ज्ञान का आकलन किसी का किस बेस पे किया है? जस्ट वही अप्लाइड होगा यहाँ, और कुछ नहीं। जो आपके दिमाग में चल रहा है कि किसी के ज्ञान के आकलन के लिए हम ये करेंगे, वही डायरेक्ट होगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। तो ज्ञानात्मक आकलन के लिए है कि आप ज्ञान का मूल्यांकन करने का भी करके देखिए, और स्मृति को देखिए कि कितना उसको याददाश्त रहता है, कितना उसके पास ज्ञान है, कितना विश्लेषण क्षमता है। जैसे हम आपको अगर कुछ समझा रहे हैं तो हमारे में जो विश्लेषण करने की क्षमता है या एक्सप्लेनेशन करने की क्षमता है, वो कैपेबिलिटी हमारे में है या नहीं, यही आप देखिएगा। हमारे पास नॉलेज है या नहीं, हमको कुछ याद रहता है या नहीं, या हम किसी चीज को ओवर लेकर उसको प्रयोग में लाते हैं कि नहीं, जो हम ज्ञान सीखा है उसको प्रयोग में ला सकते हैं कि नहीं। अर्थात आपके पास अगर ज्ञान हो, स्मृति हो, विश्लेषण करने की क्षमता हो, और आप प्रयोग में लाने की क्षमता हो अपने ज्ञान को, और आप मूल्यांकन भी करने की क्षमता हो आप में, तो कहीं ना कहीं आप में ज्ञानात्मक विकास या ज्ञानात्मक आकलन देख लिया जाएगा कि आपका ज्ञानात्मक आकलन बहुत अच्छा है। अगर ये सारी चीजें नहीं होगा तो माना जाएगा कि नहीं, इनके पास ज्ञान नहीं है, इसका ज्ञान का आकलन अच्छा नहीं हो गया। असेसमेंट, तो असेसमेंट के लिए क्या करना पड़ता है? सिर्फ एक ओवरव्यू जो आप कर रहे हैं वही सोचिए, उससे ज्यादा कुछ मत सोचिए, और सिलेबस भी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। या कोई भी, जैसे एंडरसन नहीं दिया है तो कहाँ से दिया होगा, सोच के देखिए। एंडरसन जी भी अगर इसके बारे में कभी बोले हैं कि ज्ञानात्मक विकास कुछ इस तरह, ज्ञानात्मक असेसमेंट कुछ इस तरह से होता है, तो कहीं ना कहीं वो किसी का अध्ययन नहीं किए होंगे, तो जस्ट आप भी करते हैं। बट आप क्या है कि आप फ्रेंकली इसको रख नहीं पाते हैं, आपको लगता है कि शायद मेरा विचार गलत होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो नेचुरलाइज है, जो रियलिटी है, वो सबके साथ आती ही है, हो ही जाती है, और इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, बस समझ विकसित करना पड़ता है। सो आप समझ विकसित कीजिए। दूसरा बिंदु है हमारा अफेक्टिव असेसमेंट, अर्थात प्रभाव का मूल्यांकन या आकलन। अब इसे भी देखिए कि आप प्रभाव का आकलन कैसे कीजिएगा। हमने आपको क्लास दिया यूजीसी नेट के लिए, JRF के लिए, इसका आपका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आपको प्रभाव क्या पड़ेगा कि आपका भावना, अच्छी भावना का विकास होगा, आप में ज्ञान का विकास होगा, आप में उपयोगिता लाने की क्षमता बढ़ेगी, आप में जिम्मेदारी बढ़ जाएगी अपने इस टीचिंग के लेकर। तो ये सारी चीजें, जब ज्ञान का विकास हो जाएगा, आप में जिम्मेदारी का विकास हो जाएगा, आप में भावनात्मक विकास हो जाएगा, आपके मूल्य का विकास हो जाएगा, आपकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। ये सारी चीजें जब आपको दिखेगी तो आप इफेक्टिव असेसमेंट, या एक प्रकार का इफेक्टिव असेसमेंट हुआ, या एक प्रभावित एरिया हुआ, असेसमेंट का एक प्रभावकारी क्षेत्र है यह। तो कभी भी किसी का प्रभाव, जैसे आपको किसी का, कोई आपके सामने रो देता है, कैसे उसका आप पर प्रभाव पड़ जाता है, किस चीज का? किसी कोई आपके सामने रो रहा है तो उसके किस चीज का आप पर इफेक्ट पड़ गया? उसकी भावना का, जस्ट। तो आपकी भावना का इफेक्ट किसी दूसरे पे कैसे पड़ेगा? जब आप भी भावुक होंगे, या आप भी अपनी भावना को दूसरों के सामने उसी रूप में रख सकते हैं।
तो आप में जब भावना का विकास हो जाएगा, आप में जब मूल्य का विकास होगा, आप में जब ज्ञान का विकास होगा और आप में जब ज्ञान के प्रति उपयोगिता का विकास हो जाएगा, तो आप भी अफेक्टिव असेसमेंट के द्वारा आप किसी के भी प्रभाव भाव को आप सोच सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है हमारा ये साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ द लर्निंग असेसमेंट। तो इस लर्निंग असेसमेंट में मुख्य रूप से भी यहाँ पर भी हम एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी संक्रियाओं का उपयोग करेंगे जो हमें कहीं ना कहीं से मूल्यांकन कर रहा होगा, असेसमेंट कर रहा होगा। तो आप किसी की क्रिया का, उसके नियंत्रण का, उसके आचरण का, उसके समायोजन का और इन सारी चीजों का जब आप आकलन कीजिएगा तो यह एक प्रकार का साइकोमोटर डोमेन्स का था। साइकोमोटर डोमेन्स का मूल अर्थ माना जाएगा या क्रियात्मक मूल्यांकन माना जाएगा। अर्थात क्रियात्मक मूल्यांकन का अर्थ ही हुआ उसकी क्रिया के आधार पर उसका मूल्यांकन। तो उसकी क्रिया, उसके आचरण, उसके स्वभाव, उसके विचार, उसके समायोजन करने की क्षमता, ये सारी चीजें जब अगर उसमें विकसित हो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं से एक प्रकार का एक साइकोमोटर डोमेन और लर्निंग असेसमेंट का एक पार्ट होगा। तो इस तरह से हम एरिया के जितने मतलब असेसमेंट के जो भी क्षेत्र हैं, चाहे वो भावनात्मक क्षेत्र हो, चाहे ज्ञानात्मक क्षेत्र हो या क्रियात्मक क्षेत्र हो, इन सारे क्षेत्रों में जो असेसमेंट होता है निम्नलिखित टॉपिक पे ही होता है, निम्नलिखित टॉपिक के द्वारा होता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे या आप समझ विकसित कर लीजिए कि क्रियात्मक है तो क्रिया का विकास होगा, नियंत्रण का विकास होगा, क्रिएटिविटी होगी, कनेक्टिविटी होगी, बिहेवियर होगा। अगर इफेक्ट है तो भावना होगा, ज्ञान होगा, मूल्य होगा, उपयोगिता होगा, जिम्मेदारी होगा। और अगर ज्ञान की बात है तो ज्ञान होगा, स्मृति होगा, विश्लेषण होगा, प्रयोग होगा, इवोल्यूशन होगा। तो ये इस व्यू से भी आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये यूनिट 7 भी समाप्त होता है। अब 7C में हम असेसमेंट इन पेडागोगी ऑफ एजुकेशन को देखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।